नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना, पहला क्वेश्चन है ए मटेरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड ओनली वेरी स्लाइटली इज कॉल्ड। देखो, जब किसी मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करते हैं लेकिन वो स्लाइटली में ही मैग्नेटाइज्ड होता है, उसको हम ये चार ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल कहेंगे? उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, या पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, या डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। तो इसका आंसर होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो, जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल होता है बेसिकली वो थ्री टाइप का होता है। एक होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी जीरो से कम होता है, माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है, उसको हम क्या कहते हैं ना, डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी जीरो से वन के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं ना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी वन से ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइज फोर्स किसका होगा ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। और स्लाइटली किसका होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। और नेगेटिव में किसका होगा ना, डायामैग्नेटिक मटेरियल का होगा। तो क्वेश्चन में क्या है ना, एक मटेरियल है जिसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है ना, स्लाइटली होता है। तो ऑप्शन ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, द मेन कंपोनेंट यूज्ड इन ए फिल्टर सर्किट फॉर रिड्यूसिंग रिपल इज क्या होगा? देखो, जो हमारा फिल्टर सर्किट होता है उसमें उसका काम क्या होता है ना, जो फिल्टर सर्किट होता है उसका काम होता है रिपल को कम करना, रिड्यूस करना, रिपल को रिड्यूस करना उसका काम होता है। तो ये जो फिल्टर सर्किट है इसमें जो मेन कंपोनेंट, ये चार ऑप्शन में से कौन सा मेन कंपोनेंट है? कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, या ट्रांसफार्मर है? तो इसका आंसर होगा जो कैपेसिटर होता है, ऑप्शन नंबर ए। जो कैपेसिटर होता है वो होता है मेन कंपोनेंट एक फिल्टर सर्किट का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, ये फिल्टर सर्किट क्या है ना, देखो जब हम किसी एसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ये काम कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। लेकिन जब एक रेक्टिफायर एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है तो जो आउटपुट निकलता है वो प्योर डीसी नहीं निकलता है, उसके साथ कुछ एसी भी रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये एसी और डीसी को मिलाकर हम इसको कहते हैं रिपल कहते हैं। तो ये जो रिपल में जो डीसी के साथ एसी रह गया, इसको हमें फिर से क्या करना है ना, इसको फिल्टर सर्किट में एंड इनपुट देना है, उसके बाद हमें प्योर डीसी मिलता है। तो इस प्योर डीसी मिलने कौन करता है ना, ये फिल्टर सर्किट करता है। तो ये फिल्टर सर्किट के जो करता है इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है ना, ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन न्यूक्लियर रिएक्टर थर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। देखो, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहाँ से हमें क्या मिलता है? थर्मल एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो उसके अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, ये चार ऑप्शन में से कौन सा रिएक्शन होता है जिससे हमें थर्मल एनर्जी मिलता है? न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है, फिजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, या फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, या बर्निंग ऑफ फ्यूल रॉड्स ऑफ ऑक्सीजन, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा फिजियन प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो थर्मल एनर्जी निकलता है वो हमारा फिजियन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल से होता है। तो देखो, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है ना, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है यूरानियम 235। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूरानियम 235 होता है ये हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। ये क्या होता है ना, इसे ये यूरानियम 235 हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिजियन होता है। फिजियन मीन्स मान लो ये हमारा एक न्यूक्लियर है, यूरानियम का एटम है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है फर्स्ट वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, उसके बाद ये और दो में कन्वर्ट होगा, ये और दो में कन्वर्ट होगा। जब एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने के साथ साथ कुछ हीट एनर्जी भी एग्जिस्ट करता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ना, फिजियन प्रोसेस कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जब थर्मल एनर्जी निकलता है तब क्या होता है ना, फिजियन प्रोसेस में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है यूरेनियम 235 उसका फिजियन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये फ्यूजन क्या है? देखो, फिजियन में एक टूटकर दो बन गया, लेकिन फ्यूजन में क्या होता है, दो मिलकर एक बनता है। ये प्रोसेस कहाँ पर होता है ना, ये फ्यूजन प्रोसेस हमारे सूरज में होता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होता है। तो फ्यूजन कहाँ पर होता है ना, सन में होता है। तो और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
चार्ज कंडीशन ऑफ ए सेकेंडरी सेल कैन बी चेक्ड बाय, देखो एक मान लो एक सेकेंडरी सेल है तो उसमें चार्ज कितना है, हाफ से चार्ज हुआ है या फुल चार्ज हुआ है, वो कंडीशन हमें कैसे मालूम पड़ेगा। इट्स टर्मिनल वोल्टेज, उसका टर्मिनल वोल्टेज चेक करके, या कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो उसका इलेक्ट्रोलाइट है उसको चेक करके, उसका कलर चेक करके, या लेवल ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइट, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका लेवल को चेक करके, या इट्स टर्मिनल वोल्टेज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इट्स इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब किसी सेकेंडरी सेल का हमें चार्ज की कंडीशन चेक करना होता है तो हम क्या चेक करते हैं ना, उसका टर्मिनल वोल्टेज चेक करते हैं और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये टर्मिनल वोल्टेज कितना होना चाहिए फुल वोल्टेज के लिए, जब एक सेकेंडरी सेल्स फुल चार्ज होगा उस कंडीशन में इसका टर्मिनल वोल्टेज 2.1 वोल्ट होना चाहिए, 2.1 वोल्ट। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए ना, 2.6 से लेकर 2.8 के बीच में होना चाहिए। ये हमारा फुल चार्ज कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को कौन मेजर करता है ना, हाइड्रोमीटर मेजर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोमीटर क्या करता है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज। देखो जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका रेसिप्रोकल को हम टाइम पीरियड कहेंगे, या एम्पलीट्यूड कहेंगे, या टाइम कांस्टेंट कहेंगे, या रेजोनेंस कहेंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तो इसीलिए टाइम पीरियड, ये देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट इम्पीडेंस इज इक्वल टू डैश एंड करंट इज इक्वल टू डैश एट रेजोनेंस। देखो मान लो एक ये कौन सा सर्किट है, आरएलसी सर्किट मीन्स रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर सीरीज में है। तो देखो मान लो ये हमारा फिगर हो गया, ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, सीरीज में हो गया। तो देखो इस सर्किट में, इस आरएलसी सर्किट में जब ये क्या होता है ना, रिजोनेंस कंडीशन में होता है, मीन्स ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। जब XL मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर होंगे, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं ना, रिजोनेंस कंडीशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में, इस सर्किट में क्या होता है ना, जो इम्पीडेंस होता है उसका वैल्यू क्या होता है ना, उसका वैल्यू देखो याद रखो, सीरीज रिजोनेंस सर्किट में इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होता है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू के साथ बराबर होता है, और ये होता है इम्पीडेंस का मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम कौन है, ये वाला ऑप्शन देखो, मिनिमम हो गया। इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, और इक्वल टू क्या होगा ना, रजिस्टर के साथ बराबर होगा। और करंट का वैल्यू क्या होगा, देखो जो अगर इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम होगा, इम्पीडेंस क्या होता है ना, जो करंट को अपोज करता है ऐसी सर्किट में, तो ऑटोमेटिकली करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो देखो ये वाला करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मीन्स एक आरएलसी सीरीज सर्किट जब रिजोनेंस कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम होता है और करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी सेल हुईच हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ इज डैश। देखो प्राइमरी सेल किसे कहते हैं ना, जिसको हम सिंगल टाइम यूज करते हैं, वंस टाइम यूज, चार्ज खत्म होने के बाद उसको हम रीयूज नहीं कर सकते उसको। जैसे कि हमारा टॉर्च का बैटरी जो होता है वो सिर्फ वन टाइम यूज करते हैं, उसके बाद क्या होता है वो रिचार्जेबल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल जो नॉट रिचार्जेबल, जो रिचार्जेबल होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, प्राइमरी सेल, जिस ये चार ऑप्शन में से कौन सा प्राइमरी सेल का जो लाइफ लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लाइफ है, लिथियम सेल का, अल्कलाइन सेल का, मर्क्यूरी सेल का, या कार्बन जिंक सेल का। याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लिथियम सेल होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका लॉन्गेस्ट लाइफ होता है। ये चारों ऑप्शन में से ये जो प्राइमरी सेल है, लिथियम सेल प्राइमरी सेल, इसका लाइफ सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। देखो जो हमारा पावर लॉस होता है ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना की वजह से, वो ये चार ऑप्शन में से कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर लॉस, या रेडियस ऑफ द जो वायर होता है उसका रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर लॉस के साथ, या सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर लॉस, या नॉन ऑफ द एबव। देखो इसका आंसर होगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, ये जो कोरोना की वजह से पावर लॉस उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोरोना लॉस क्या है आप सबको मालूम होगा, ये हमारा जब किसी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस होगा तो इसमें वायलेट कलर का लाइटनिंग होगा, हिसिंग साउंड होगा, ओजोन गैस प्रोड्यूस होगा, यह होता है कोरोना लॉस, कोरोना इफेक्ट की इफेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो कोरोना की वजह से पावर लॉस भी और ज़्यादा होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 एम्पियर करंट इज पास्ट फॉर 1 सेकेंड इज कॉल्ड डैश। मान लो हमारा एक वायर है, कंडक्टर है, इसके थ्रू क्या होता है ना 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। 1 एम्पियर करंट इस वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है इस एरिया में। कितने टाइम के लिए, टाइम है 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए। इसको हम क्या कहेंगे, देखो जो हमारा फॉर्मूला आता है चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है। तो 1 आई क्या है, करंट, कितना करंट, 1 एम्पियर करंट, तो 1 लिखेंगे। टाइम क्या है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो 1 लिखेंगे, इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। क्यों, क्यू का यूनिट क्या है, कूलम, तो 1 कूलम होगा आंसर, क्योंकि कूलम इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी कूलम इज द करेक्ट आंसर। जब किसी वायर के थ्रू, किसी स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है 1 सेकेंड के लिए, उसको हम क्या कहते हैं ना 1 कूलम चार्ज करते हैं, कहते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीलिंग फैन इज, देखो सीलिंग फैन में हमारा जो मोटर का यूज होता है, ये देखो 4 ऑप्शन में है, इनमें से कौन सा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो देखो सीलिंग फैन हमारे घर में यूज होता है, हमारे घर में सिर्फ सिंगल फेज ही मिलता है, 3 फेज तो नहीं मिलता है, तो पहला वाला ऑप्शन इज रॉन्ग। देखो ये 2 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। तो देखो हम सब जानते हैं जो सीलिंग फैन हमारे घर में यूज होता है वो होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो लेकिन ये 2 ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर नहीं है, लेकिन सिंगल फेज है। तो देखो जो हमारा एसी में यूज होता है तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो सीलिंग फैन हमारा घर में यूज होता है उसमें जो मोटर होता है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी वेराइटी टाइप का होता है, लेकिन कौन सा टाइप हम यूज करते हैं सिंगल फैन में, सीलिंग फैन में, वो होता है हमारा परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है, जिसको हम सीलिंग फैन में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।